हेलो फ्रेंड्स, इस फाइल के अंदर अपन आर्टिकल नंबर 102 देखेंगे जिसका संबंध है निरर्थाओं से। ठीक है ना, निरर्थाओं से, डिस्क्वालिफिकेशन से। ठीक है, संविधान में वर्णित। और ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है ये दोनों मतलब कंबाइंड आर्टिकल है। कंबाइंड आर्टिकल का मतलब इस आर्टिकल का संबंध संसद के दोनों सदनों से है। करने का मतलब ये राज्यसभा और लोकसभा के लिए आर्टिकल जो है वो कंबाइंड है ना, संसद सदस्य चुने जाने। ठीक है, तो इसमें दो चीजें अपन को ध्यान में देनी है। एक तो ये संसद से रिलेटेड है, लोकसभा राज्यसभा दोनों। और आगे भी दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है, एक तो संसद के लिए चुने जाने, है ना, चुने जाने, और दूसरे फिर सदस्य बने रहने के लिए। एक तो चुने जाने के लिए, और फिर चुन के आप संसद में आ गए तो फिर सदस्य आप बने रहो, उसके लिए आपके लिए पास ये अयोग्यताएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर इनमें से कोई भी चीज आपके पास है तो आप ना तो चुने जाने के योग्य और ना सदस्य बनने के योग्य। ये मतलब है निरर्थकों का। डिस्क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन नहीं है जो होनी चाहिए। भाई योग्यताएं तो होनी चाहिए। जैसे योग्यता में अपन देखा था नागरिक होना चाहिए, आयु संबंधी जैसे अपन ने देखा, डोमिसाइल संबंधी जैसे देखा, नागरिकों में जैसे जो आ गए, है ना, तो वो तो थी योग्यताएं। और ये है अयोग्यताएं। तो योग्यताएं या क्वालिफिकेशन तो आपके अंदर होनी चाहिए, और निर्हरताएं जिसको अपन बोलते हैं, निर्हरताएं या डिस्क्वालिफिकेशन, ये आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। है ना, तो इन दोनों को आप समझो बढ़िया से, तब आपको समझ में आएगा। 84 के अंदर अपन ने पढ़ी थी योग्यताएं, आर्टिकल 84 में। ठीक, और अब अपन निर्भरताएं में देख रहे हैं आर्टिकल 102। ठीक है, ये डिस्क्वालिफिकेशन है। अगर ऐसा कुछ करोगे तो आप ना तो चुने जाने योग्य हो और ना सदस्य बने रहने के योग्य हो। समझ गए, ये चीज है। जैसे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल समझाऊं। जैसे आप आरएस का एग्जाम देने जा रहे हो, तो क्वालिफिकेशंस तो क्या क्या है कि जैसे भाई ग्रेजुएशन किया होना चाहिए आपके पास। ठीक है ना, संबंधित डेट को, ये आयु आपकी होनी चाहिए, तो ये तो क्वालिफिकेशन हो गई। और डिस्क्वालिफिकेशन क्या हो गई, जैसे मान लो उन्होंने बोला कि भाई आपको शर्ट पहन के नहीं आना है, मतलब बटन वाला शर्ट पहन के नहीं आना है, टी शर्ट में आना है, और कोई आभूषण वगैरह ऐसे नहीं पहन के आना है। तो ये सब अगर आप करके आओगे, आपके पास होंगे, तो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। मोबाइल नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होना चाहिए, वो सब डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएंगे। है ना, ऐसे चीज। फिर सर्विस में जैसे आने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, करप्शन का कोई चार्ज नहीं हो, किसी भी तरह का मेल प्रैक्टिस का चार्ज नहीं हो, वो आरएस के एग्जाम में हो। तो यही अपन अब पढ़ रहे हैं संसद के संदर्भ में, संसद सदस्य के संदर्भ में, चुने जाने और संसद सदस्य बने रहने के संबंध में जो निर्भरता है। ठीक है, आ जाओ। तो संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति संसद सदस्य चुने जाने एवं सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य होगा, है ना, डिस्क्वालीफाई होगा, यदि यदि ये हो। तो पहले तो मैं ना आपको उनका एक बार नटशेल के अंदर माइक्रो बता देता हूँ, तो आपको माइक्रो के रूप में भी मदद करेगा। इसमें जो ये टोटल 5 इसके अंदर बिंदु आएंगे, टोटल 5 इसके अंदर ये बिंदु आएंगे, 1 2 3 4 5। इन पांचों बिंदु के आगे ही ये वीडियो पूरा घूमेगा अगले आधे घंटे तक। पहले बिंदु के अंदर तो क्या आएगी, लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ओओपी, लाभ का पद। ठीक है ना, ये अनुच्छेद 102 में डिफाइंड है। आर्टिकल 102 तो देख रहे हैं अपन, ये है ना लाभ का पद, लाभ का पद। ये जो मैंने आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ा और राष्ट्रपति पढ़ा, उसमें बिल्कुल डिटेल से एक सेपरेट वीडियो है, वो आप देख सकते हैं पूरा, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। फिर दूसरा है जो यहाँ पे नई जो चीज है वो है विकृत चित्त, विकृत चित्त, है ना, चित्त, चित्त रहता है, चित्त चित्त, है ना। इसको अपन बोलते हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यूएम, अनसाउंड माइंड। तीसरा आएगा अपने पास अनुन्मोचित दिवालिया। दिवालिया तो है लेकिन कैसा है, अनुन्मोचित दिवालिया है ये। ठीक है, अनुन्मोचित दिवालिया देखेंगे अभी अपन, इसको अपन बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ठीक है ना, यहाँ बैंकरप्ट काम शब्द काम में नहीं लिया जा रहा है, इंसॉल्वेंट काम में लिया जा रहा है, बैंकरप्ट नहीं है काम में। ठीक है ना, इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट में थोड़ा फर्क होता है, वो देखेंगे अभी अपन आगे। लेकिन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट ऑलमोस्ट एक ही चीज है, लेकिन इंसॉल्वेंट वर्ड यूज है, बैंकरप्ट नहीं है। चौथा नंबर बिंदु जो है कि वो अपनी नागरिकता खो दे। नागरिकता यहाँ कैसे खो दे, कि जैसे जानबूझकर उसने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली। और चौथा, पांचवा बिंदु वही कि संसद द्वारा कोई विधि बनाई गई, उसके तहत अगर वो अयोग्य है तो वो निरर्था या उसकी अयोग्यता मानी जाएगी। तो संसद के तहत, संसद ने 100 अनुच्छेद 107 के तहत ये आरपीए बनाया हुआ 1951 का, तो इसके अंदर जो है, तो ये है माइक्रो, जिनके आगे ये पूरा आर्टिकल 102 घूमेगा। समझ गए, ये चीज है।
तो इसका आप एक चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपनी याददाश्त के लिए हमेशा इसका एक प्रिंट लेके उसका नोट्स में लगा लेना। एक मिनट मैं इसको ले लूँ, फिर अपन लास्ट में मैं इसी से समराइज आपको कर दूंगा। ओके, आ जाओ। ओके, ये चीज़ हो गई। अब आते हैं अपन अपनी मेन फाइल में जो अपन चल रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी। सारा लाभ का पद नहीं होना चाहिए, विकृत चेत अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा की हो, अनुन्मोचित दिवालिया अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट नहीं होना चाहिए, नागरिक वह भारत का नागरिक नहीं है तो, और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के तहत, उदाहरण 107 के तहत, अनुच्छेद 107 के तहत बनाया गया आरपी 1951। 107 में संसद को कानून बनाने की शक्ति है विधेयक को पास करके। ओके, अब इनको थोड़ा सा अपन डीप में देखते हैं। आर्टिकल तो वैसे हो गया ही है, बल्ले बल्ले हो गई आर्टिकल की तो, लेकिन अब थोड़ा डीप में भी तो आना है, तभी तो अपन जानोगे समझोगे यूं। तो सबसे पहला जो बिंदु है ना लाभ का पद, उसको अपन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहला बताया, आप राष्ट्रपति वाला जो वीडियो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाला वीडियो है, बिल्कुल डिटेल में एक एक वीडियो, सोनिया गांधी कैसे डिस्क्वालीफाई हुई, इस्तीफा दिया, फिर कैसे वो चुन के आई, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर है, देख सकते हैं वहां, रिपीटेशन में। ठीक है ना। फिर है विकृत चित्त, यहाँ इसको देखेंगे क्योंकि ये अपन ने कहीं डिस्कस नहीं किया। और देखो ये दोनों बिंदु संख्या 2 और 3 इंपॉर्टेंट है काफी, क्योंकि अभी कंपेरेटिवली एग्जाम्स में इन पे ज्यादा टच नहीं हुआ है। तो पूछ ले लो, सीधा आपसे पूछ ले, अभी आप सोचो कि मैंने नहीं पढ़ाया और आपसे पूछ ले लो विकृत चित्त क्या होता है, कोर्ट के अनुसार क्या है, तो आप क्या बोलोगे, पागल है। अब पागल भी दो होते हैं, एक तो वो मेरे डैश डैश में पागल है वो एक तो वो पागल हो गया, एक वो पागल खाने वाला पागल। तो पागल पागल तो पागल होते हैं, है कि नहीं है। जैसे वो भाई मूवी आपने देखी होगी, वो मतलब मूवी का नाम नहीं था वो, दिल तो पागल है तो मतलब यहाँ ये वाला वो पागल, ये वो दिल तो पागल वाला पागल, और वो पागल खाने वाला पागल। तो भाई अब जब तक आप आगे वाला नहीं समझोगे अभी 10-15 मिनट का, तब तक तो आप तो पागल कुछ ही है ना, है वो मूड पे डिपेंड करता है कि कैसा क्या मूड है, उसे आप पागल की डेफिनेशन दे दोगे। लेकिन कोर्ट ने क्या बोला, ये है मेन चीज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछेगा तो यही, संविधान में वर्णित वर्ड विकृत चित्त अनसाउंड माइंड, पहले तो वो ये पूछा क्या संविधान में डिफाइंड है, कहीं डिफाइंड नहीं है, किसी लॉ में डिफाइंड नहीं है। ये खास बात, ये देखो दिखाऊंगा भी स्क्रीनशॉट नीचे आपको। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो इसकी व्याख्या दी वो थोड़ी गड़बड़ दे दी। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अनुसार तो 15 करोड़ लोग अनसाउंड माइंड है इस समय भारत में, तो अब जरूरत है उसको रेक्टिफाई करने की, चल रहा है वो अभी देखो चर्चा में काफी समय से है, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन देखना जरूरी है अनसाउंड माइंड की, है ना। सक्षम न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए घोषणा। तो न्यायालय ने क्या डेफिनेशन दी है ये तो बताओ, आप तो वही बताओ कि वो दिल तो पागल है, पागल खाने वाला है, ऐसे ऐसे नहीं, सुनो आगे। फिर ये अनुन्मोचित दिवालिया क्या होता है ये अपन थोड़ा जानेंगे। बाकी बिंदु संख्या 4 और 5 में तो कोई खास नहीं, पांच पांच खास है, आरपीए द्वारा बनाई गई, उसको देखेंगे। तो यहाँ डीप में अपन आगे देखेंगे 2, 3 और 5। ओके, अच्छा रख दो थोड़ी देर, है ना। आ जाओ, अनडिस्चार्ज सॉरी अनसाउंड माइंड देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो ये बिंदु देखो जो मेन मैंने, हॉरिफाइड टू लर्न दैट अनसाउंड माइंड इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन इंडियन लॉ, किसी लॉ में डिफाइंड नहीं है। पहला बिंदु तो ये हो गया काम का। कैसे काम का है सुन लो प्यारे। क्वेश्चन आता है कि माइनॉरिटीज कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है क्या, नहीं है, अनुच्छेद 29 में डिफाइन नहीं है बस माइनॉरिटीज। फिर आ जाता है अभी जैसे अपन देख रहे थे, क्या एंग्लो इंडियन वर्ड डिफाइन है क्या, है भैया 366 में, देखा था अपन एंग्लो इंडियन पढ़ा जब आर्टिकल 82 के अंदर। ठीक है, फिर आती है बात, अब ये इस पे आ गए अपन अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड ये क्या डिफाइन है क्या, किसी लॉ में डिफाइंड नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना जितने भी अपन जैसे आईपीसी सीआरपीसी सीपीसी देखते हैं उसमें कहीं है। अनसाउंड माइंड कहीं नहीं है, समझने की बात ये है, जो डिफाइंड है ना वो इसका विलोम डिफाइंड है, अन हटा दो इसके आगे, साउंड माइंड डिफाइंड है कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, SOUND साउंड माइंड। ये अभी देख रहे हैं अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, साउंड माइंड डिफाइंड है, ये देखो ये, है ना। तो ये समझो। फिर क्या, हाउ अबाउट डिफाइनिंग ए साउंड माइंड, ये साउंड माइंड डिफाइंड है, यू मस्ट गो बैक टू द 1872 का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें, समझ रहे हो। अनसाउंड माइंड तो कहीं भी डिफाइंड नहीं है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो डिफाइंड है वो है साउंड माइंड। दोनों अलग हो गए ना, ये अनसाउंड माइंड और एक है साउंड माइंड। अनसाउंड, इसको इग्नोर कर दो सॉरी, अपन पढ़ रहे हैं अनसाउंड माइंड, ये तो कहीं भी डिफाइंड नहीं है, और यह है साउंड माइंड। ठीक है ना, UM अनसाउंड माइंड, वापस से लिख देता हूं UM तो हो गया अनसाउंड माइंड और SM हो गया साउंड माइंड।
तो साउंड माइंड डिफाइंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, ये है ना, ये 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है कि साउंड माइंड कौन है व्यक्ति, तो वो देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या लिखा हुआ है ये चीज देखो। ए पर्सन ऑफ साउंड माइंड कब होगा, इफ ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब ए पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। एक पर्सन साउंड माइंड का तब होगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना करते समय वो समझ पा रहा हो, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मिंग ए रेशनल जजमेंट एज टू इट्स अफेक्ट्स अपॉन हिज इंटरेस्ट। कॉन्ट्रैक्ट करते समय अगर कोई व्यक्ति ये समझ पा रहा है कि हाँ जिस पे मैं साइन कर रहा हूँ वो बिल्कुल मेरे हित में या नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या समझा जाएगा, वो साउंड माइंड का। जैसे आप देखना कोई करार करता है ना, तो उसमें जैसे आप कोई लैंड परचेज एग्रीमेंट करोगे या कोई कुछ कॉमर्शियल एग्रीमेंट करोगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत, तो उसमें लिखा जाता है मैं फलाना फलाना अपने संपूर्ण होश व आवास में बिना किसी दबाव के या नशे के पूर्ण होश आवास में घोषणा करता हूँ, ये तो ये वो चीज है, समझ रहे हो। साउंड माइंड अपना इंटरेस्ट समझता हो। फिर देखा इंटरेस्टिंगली द एक्ट आल्सो गिव एग्जांपल्स ऑफ व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट ए साउंड माइंड। जैसे एक्ट ने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने क्या एग्जांपल दिए हैं कि साउंड माइंड कौन सा माना जाएगा और नहीं माना जाएगा, जो मैंने आपको बात बताई ना, ये देखो अभी पूर्ण होश आवाज, जैसे देखो ये क्या है, साउंड माइंड किसको बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, ए पेशेंट इन ए ल्यूनेटिक आइसलम, है ना। ये ल्यूनेटिक आइसलम क्या होता है, जिसको अपन पागल खाना बोलते हैं ना, उस ल्यूनेटिक आइसलम आइसलम इसको अपन पागल खाना बोलते हैं। जो एक पेशेंट है जो पागल खाने में भर्ती है, हु इज एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड मे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल्स, मतलब पागल खाने में कोई व्यक्ति भर्ती है लेकिन वो उसको समय समय में बीच में उसको होश भी रहता है ना, जिसको अपन बोलते हैं ना, जैसे दौरे आते हैं पागलपन के, तो दौरे तो जैसे 24 घंटे होते हैं, दौरे तो 8 घंटे आते हैं, बाकी तो वो 16 घंटे है कि नहीं बगैर दोनों के, तो उस समय वो कर सकता है एग्रीमेंट कोई भी, क्योंकि उन 16 घंटे में वो जानता है कि क्या मेरे हित में है क्या हित में नहीं, समझ गए। तो ये हो गया ल्यूनेटिक आइसलम में भी, जब वो साउंड माइंड का है, बीच बीच में जब उसमें दौरे नहीं आते 16 घंटे, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा ए सेन मेन, है ना, ये सेन का मतलब होता है, मतलब जिस व्यक्ति को शुद्ध बुद्ध है, इनसेन इसका विलोम होता है, इनसेन का तो मतलब पागल, और सेन का मतलब होता है जिसमें शुद्ध बुद्ध है व्यक्ति में, शुद्ध बुद्ध वाला व्यक्ति सेन, और इनसेन होता है पागल, है ना, इनसेन बराबर पागल, डिक्शनरी में देखोगे तो मिलेगा सेन एंड इनसेन। ए सेन मैन जो कि स्वस्थ व्यक्ति है, हु इज डिलीरियस फ्रॉम फीवर, डिलीरियस फ्रॉम फीवर का मतलब जैसे बुखार हो रही है ना, तो जैसे कई बार वो बुखार होती है तो पता ही नहीं रहता ना कि जैसे बुखार हो रही है, तो वो बड़बड़ाता रहता है कुछ, तो वो है डिलीरियस फ्रॉम फीवर, बुखार से पीड़ित है। और हु इज ड्रंकन, या जिस व्यक्ति ने शराब पी रखी है, उसको पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, तो वो साउंड माइंड के नहीं है। दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट or form a rational judgment as to its effects on his interest cannot contract whilst such delirium and drunkenness last। कहने का मतलब एक शुद्ध वाला व्यक्ति अगर बुखार से, तीव्र बुखार से पीड़ित है या उसने शराब पी रखी है, तो वो अपने हित का ज्यादा फैसला नहीं कर सकता, तो उस समय वो जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो वैध नहीं माना जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट कराते समय लिखा जाता है कि हाँ मैं फलाना फलाना अमुक व्यक्ति पूर्ण होश आवास में बिना किसी दबाव या भय के, समझ रहे हो, पूर्ण होश आवास मतलब बुखार से पीड़ित नहीं, नशा नहीं है, बगैर किसी दबाव या भय के मैं ये घोषणा करता हूं कि ये मैं अपनी जमीन का सौदा इतने लाख में या इतने करोड़ में फलाना फलाना व्यक्ति से करता हूं, इस दिन मैं रजिस्ट्री करा दूंगा और इतने पैसे ले लूंगा, ये है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, समझ गए। तो ये चीज थी इसमें, तो ये तो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है, 1872 के अंदर जो चीज लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन इसने साउंड माइंड बताया, लेकिन अपन ने अभी 102 पढ़ा, उसमें तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड लिखा है, यूएम था, अनसाउंड माइंड तो कहीं भी नहीं है। तो क्या इसका उल्टे का निष्कर्ष अपन ये निकाल लेंगे कि वो अनसाउंड माइंड होगा, समझ लो, साउंड माइंड का मतलब ये निकला हुआ है कि ऐसे ऐसे करे तो साउंड माइंड है, ऐसा जब नहीं हो तो क्या अपन उसको अनसाउंड माइंड ले, क्या कॉमन सेंस तो ये कहता है, लेकिन कोर्ट कॉमन सेंस को नहीं मानता, बस यही गड़बड़ हो जाती है, जो कुछ कंफ्यूजन वहीं पैदा हो जाता है, जो चीज एक्सप्लिसिटली लिखी हुई नहीं है वहीं बस दिक्कत होने लग जाती है, जैसी एक दिक्कत अब यहाँ हो रही है। अब देखो यहाँ क्या है, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण है ये, या दुर्भाग्यवंश, सुप्रीम कोर्ट इन 2008 हरि सिंह गोंड, ये गोंड ट्राइब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, GOND, ये MP के अंदर मिलते हैं सबसे ज्यादा,
बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रीमियम क्वेश्चन आया है 2 बार, गॉन्ड ट्राइब कहाँ है ये, है ना, गॉन्ड एमपी। डिड ग्रेट डिस सर्विस टू द पर्सन, है ना, मतलब दिल दुखाया सुप्रीम कोर्ट ने इस हरि सिंह वाले केस में, विद मेंटल इलनेस इन इंडिया, है ना, हरि सिंह वाले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दिल दुखाया उन लोगों का जो मेंटल इलनेस से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने क्या मान लिया, कोर्ट ने अनसाउंड माइंड किसको माना है, देख लो, इट इज राइटली सेड दैट इट इज राइटली सेड इट राइटली सेड दैट देयर वाज नो डेफिनेशन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड की तो कोई डेफिनेशन नहीं है विकृत चित्त की, एंड दैट कोर्ट हैव मेनली ट्रीटेड दिस एक्सप्रेशन एज इक्विवेलेंट एज इंसैनिटी। बस यही गड़बड़ होगी, कोर्ट ने अनसाउंड माइंड किसको मान लिया, इंसैनिटी को, पागलपन को, जबकि पागल, अनसाउंड माइंड तो बहुत अलग चीज है कि नहीं है, और पागलपन बहुत अलग चीज है, लेकिन कोर्ट ने पागलपन को ही विकृचित माना है। ठीक है ना। अब देखो, अब ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसलिए वी शुड ऑल बी कंसर्न अबाउट दिस इशू। व्हाई? फर्स्ट, द नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2016 सेड दैट 150 मिलियन करीबन हो जाता है 15 करोड़ पीपल इंडिया हैव मेंटल इलनेस, है कि नहीं है भाई, मेंटल इलनेस से तो 15 करोड़ पीड़ित हैं अपने नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के अनुसार, समझ रहे हो। तो मेंटल इलनेस, भाई मेंटल इलनेस और इंसैनिटी जो है ना, ये मेडिकल टर्म्स में ऑलमोस्ट एक ही होता है। तो इसका मतलब तो 15 करोड़ लोग अपने अनसाउंड माइंड है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार, क्योंकि मेडिकल जो बोलता है ना, मेडिकल साइंस, वो पागलपन और मेंटल इलनेस को ऑलमोस्ट एक ही मानता है कि नहीं है, ये चीज है। तो आपको तो यहाँ ध्यान क्या देना है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किसको बोला है कि अनसाउंड माइंड, इनसेन, पागल व्यक्ति को बोला है विकृत चित्त, बात इतनी सी है, खत्म, समझ गए। क्योंकि ये चीजें अभी पूछी नहीं गई हैं, लेकिन जब पूछी जाए तो अपन को ऐसे ध्यान देना है। क्या मेंटल इलनेस को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है क्या अनसाउंड माइंड? नो, अपन को नहीं जाना, अपन को तो बस इंसैनिटी में जाना। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बोला इंसैनिटी में, दोनों ऑप्शन में, इंसैनिटी या मेंटल इलनेस, पागलपन या दिमागी रूप से अस्वस्थ, अपन को पागलपन पे लगाना है, दिमागी रूप से अस्वस्थ नहीं है मतलब अपने को, ये चीज है। ठीक है। और ये हुआ किस केस में, 2008 हरि सिंह गौंड बनाम स्टेट ऑफ एमपी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, समझ गए, ये चीज थी इसमें। ठीक है, ये चीज है। तो मेरे नीचे आर्टिकल की मैंने आपको लिंक भी दे रखा है, आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, बाकी चीज यही है, समझने वाली बात है। अनसाउंड माइंड के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में हरि सिंह केस में बोला, तो ये बोला जो व्यक्ति पागल है ना वो विकृत है, बात इतनी सी। ठीक है ये, और साउंड माइंड डिफाइंड है 1872 की कॉन्ट्रैक्ट है, समझ गए, ये चीज थी। तो ऐसा इसमें बता रखा अपन ने। फिर तो ये जनपित अधिनियम, इससे पहले अपन ये जो दूसरा बिंदु है ना, इसको भी थोड़ा सा अपन देखते हैं। अनुन्मोचित दिवालिया, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कौन होता है? ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, एक बार ये नोटपैड ब्लैंक अपन खोल लीजिए। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है ना, इसको पहले इंग्लिश में देखो, अनुन्मोचित दिवालिया, अपन ने इसको हिंदी में बोला अनुन्मोचित दिवालिया। अब जैसा नाम है ना वैसा आपको दिख ही रहा है, इसमें दो वर्ड है, इंग्लिश में भी अपन देखेंगे तो अनडिस्चार्ज अलग है, इंसॉल्वेंट अलग है, हिंदी में अनुन्मोचित अलग है, दिवालिया अलग है। तो पहले ऐसा करो, दिवालिया सुन लो, दिवालिया, ये जिसको अपन बोल देंगे इंसॉल्वेंट, है ना, इंसॉल्वेंट। ये दिवालिया व्यक्ति कौन होता है कि जिसने अपना उधार चुकाने का वादा किया है, लेकिन वो जब उधार नहीं चुका सकता अपनी, या उधार चुकाने में असफल रहा, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, दिवालिया। उधार चुकाने में असमर्थ रहा तो वो हो गया दिवालिया, समझ गए, ये चीज है। अब है ना, ये तो होगी दिवालिया। अब अपन देखते हैं कि जब इसने उधार नहीं चुकाया ना, तो सीधी सी बात है, ये तो गंभीर मुद्दा हो जाएगा ना भाई, उधार नहीं चुकाया तो गंभीर मुद्दा होगा। अब अगली पार्टी जिसने उधार दिया है वो चुपचाप थोड़ी बैठेगा, मुकम्मो खुश थोड़ी होगा, मुकम्मो नाराज हो गया। अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि क्या होगा, अगर आपने किसी से 10 लाख रुपए उधार लिए और आप नहीं चुकाओ तो क्या होगा? जिसने आपको 10 लाख दिए वो चैन से बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा, तो क्या करेगा बताओ? वेरी गुड, मुकदमा दायर कर देगा। तो जिसने उधार नहीं चुकाया ना, उसके ऊपर हो गया केस, ठोक दिया केस, उधार मत दे, देख लूंगा तेरे को कोर्ट के अंदर, आ गए केस में। अपन तो लॉफुल बात कर रहे हैं, अब वो मत सोचो कि सर कट्टा लेके पहुंच जाएगा ठाए ठाए लीगल बात कर रहे हैं अपन तो, केस उसके ऊपर कर दिया जाएगा। अब केस कर देंगे ना, तो केस कर दिया ना अपन ने, उसके ऊपर केस कर दिया, तो अब कोर्ट में आ गया, ठीक है, तो कोर्ट में उसके ऊपर चार्जेस लग गए ना, चार्ज लग गए, तो जब तक वो उधार नहीं चुकाएगा तब तक उसके ऊपर वो चार्ज लगे रहेंगे, और तब तक उसको वो दोष मुक्त नहीं करेगा कोर्ट,
तो जब तक कोर्ट उसको दोष मुक्त नहीं करेगा तब तक वो क्या कहलाएगा, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज है ना, अनडिस्चार्ज क्यों, इंस्टॉलमेंट तो समझ गए, उधार नहीं चुका, अनडिस्चार्ज इसलिए क्योंकि अभी कोर्ट ने भी इसके ऊपर आरोप लगा दिया कि भैया इसको उधार चुकाओ, संपत्ति बेच के, कुड़की करके या कैसे भी करके आपको उधार चुकाना है ना, अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट। तो इसको अभी डिस्चार्ज नहीं किया आपने, जो इस पे आरोप लगा, और डिस्चार्ज कौन करेगा, कोर्ट करेगा। तो अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट कौन हो गया, ऐसा व्यक्ति, ठीक है ना, जिसने उधार लिए तथा कोर्ट के द्वारा भी उसके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि वो उधार देने में, उधार चुकाने में असमर्थ रहा, जो उसने लिया था किसी व्यक्ति से। तो जब कोर्ट जब तक उसको बरी नहीं करता, ठीक है, ऐसे इल्जाम से, तब तक वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कहलाता है, अनुन्मोचित दिवालिया कहलाता है। समझ गए ये चीज, ठीक। अब क्या है, देखो मैं आपको बताऊं, ये तो जो चीज मैंने बताई ये तो थी जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में 102 में लिखी हुई है। अब थोड़ी सी एक बात समझने वाली है, जो मैंने वर्ड शुरू में बोला था, बैंकरप्ट, बैंक RUPT, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट को हिंदी में भी दिवालिया ही बोलते हैं, ठीक है ना, दिवालिया। तो देखो दोनों में फर्क क्या होता है, नीचे स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, ऊपर आ जाता है, एक मिनट में स्क्रॉल बार आ गया, हाँ। अच्छा, वाइट बोर्ड नहीं आ रहा है, चलो खैर कोई बात नहीं है ना, एक मिनट नोट पैड होगा, अच्छा नोट पैड से फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्रीन पे लिखा गया, चलो खैर कोई बात नहीं है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, लो है ना। अपन बता रहे थे इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट तो वो व्यक्ति जिसने अपना उधार दिया नहीं, चुकाया नहीं, इसको भी दिवालिया बोलते हैं। और बैंकरप्ट को भी अपन दिवालिया बोलते हैं, है ना। जिस व्यक्ति ने अपना उधार चुकाया नहीं वो तो हो गया इंसॉल्वेंट। और जब कोर्ट इस चीज को प्रूफ कर देता है कि भाई आपने उधार नहीं चुकाया, आपके ऊपर चार्ज लगेंगे, तो वो बन जाएगा बैंकरप्ट। तो बैंकरप्ट जो क्या है, जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है ना, उसको अपन बैंकरप्ट बोल सकते हैं। ये समझ गए, मतलब इंसॉल्वेंट को अपन बैंकरप्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन लेकिन बैंकरप्ट या अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट को अपन एक ही मानेंगे। समझ रहे हैं चीज, इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट तो अलग अलग है, लेकिन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट एक ही चीज है। क्योंकि बैंकरप्ट भी वही होता है, बैंकरप्ट उसको बोलते हैं जिसको उधारी नहीं चुकाने पाए के कारण कोर्ट ने जिसको इंसॉल्वेंसी के ऊपर मोहर लगा दी, वो बैंकरप्ट हो जाएगा। तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट भी तो वही होता है, कोर्ट द्वारा आरोप लगाया गया था, कोर्ट द्वारा अभी उधार नहीं चुकाने के आरोप से उसको मुक्त नहीं मिला, डिस्चार्ज नहीं किया है, तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। ठीक है, समझ गए। तो इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट तो अलग अलग है, लेकिन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट एक ही है, क्योंकि बैंकरप्सी का संबंध भी कोर्ट के आरोप से है और अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का भी संबंध कोर्ट के आरोप से। जब तक मुक्त नहीं होता तब तक वो अनुन्मोचित दिवालिया है। अनुन्मोचित का मतलब अभी कोर्ट ने उसका मोचन, उसको हटाया नहीं है आरोप को। समझ गए, ये चीज थी। तो अपन मेन अपनी फाइल में आते हैं, ये लो, समझ गए। ये तो आपने समझ लिया, विकृत चीज समझ लिया, कोर्ट के अनुसार पागल, इनसेन, ठीक है ना। हरि सिंह बनाम, हरि सिंह गौंड बनाम स्टेट ऑफ MP 2008, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अनुन्मोचित दिवालियापन ने समझ लिया, कोर्ट ने जिसको डिस्चार्ज दोष मुक्त नहीं किया है। बिंदु संख्या 4 बिल्कुल लीजिए, नागरिकता ग्रहण कर लियो किसी विदेश राज्य की। बिंदु संख्या 5 इंपॉर्टेंट, संसद द्वारा किसी बनाई गई किसी विधि के तहत निर्हर। तो RPA में क्या निर्भरताएं दी गई हैं उनको अपन एक बार देखते हैं, आओ। RPA संबंधी निर्भरताएं, ये आ जाओ, ये आ गई है ना। RPA संबंधी निर्भरताएं कौन कौन सी, आ जाओ। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में क्या क्या है, देखो, वह चुनावी वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो, ये सारी निर्भरताएं आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। चुनावी अपराध मतलब मिसयूज किया आपने गवर्नमेंट मशीनरी का, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का, ठीक है। बिंदु संख्या 2, उसी किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा न हुई हो, ठीक है ना। 2 वर्ष से ज्यादा की अगर सजा आपको हो गई है, ठीक है, किसी भी कोर्ट के द्वारा, तो आप चुनाव लड़ने के योग्य नहीं, चुने जाने के, है ना, ये निरंतरता चुने जाने और सदस्य बने रहने दोनों के हैं, ठीक है।
तो 2 वर्ष से ज़्यादा की अगर आपको सज़ा मिल गई है ना, तो आप ना तो चुने जाने के योग्य हो, और अगर चुने जाने के बाद आपको सज़ा मिली है तो आप सदस्य बने रहने के योग्य नहीं हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, बहुत ऐतिहासिक फैसला है ये राजनीतिक आपराधिकरण रोकने की दिशा के अंदर। याद रखना अपने को बिंदु संख्या 2, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा न हुई हो, 2 वर्ष है ना, ऐसे नहीं है कि 3 महीने की सजा है तो अयोग्य और निरर्ता, नो, 2 साल से अधिक की। यह निरर्ता सजा, यह निरर्ता है ना, 2 साल से ज्यादा की आपको सजा मिली है तो आप संसद सदस्य चुने जाने या बने रहने के योग्य नहीं हो। लेकिन अब सवाल ये आता है जो आईएएस प्री में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब तक? ये तो मान लिया कि अयोग्य हो गए, लेकिन मैं कब तक अयोग्य हूं ये बताओ ना, जो बुक्स में है ही नहीं। टटोल लो बुक्स, खोल लो, जो भी बुक आपके पास है खोल लो, मुझे बता दो कब तक का आंसर। सब में ये लिखा हुआ है कि 2 साल से ज्यादा सजा मिली हो तो आप निरह हो गए। समझ में आ गई बात? कब तक निरह रहूंगा ये तो बताओ, यही आईएएस प्री के अंदर पूछा। देखना चाह रहे हो क्या क्वेश्चन? ये लो, ये लिखा हुआ, लोक प्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के दोषी पाया गया है तथा जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास दंड दिया गया, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरस्त हो जाता है। वैसे स्टेटमेंट गलत है। अभी अपन देखेंगे इसमें दोनों फैक्ट गलत हैं, 5 और 2 वर्ष। क्यों गलत है? एक तो आपने समझ लिया 5 नहीं है 2 वर्ष है, 2 वर्ष से ज्यादा की सजा मिली है तो अब ये कब तक रहेगा वो निरह, ये है बिंदु संख्या 2 ये पूछ रहा है। पार्ट ए में तो ये था कि कितने वर्ष की सजा मिली हो, दंड कितने वर्ष का हो, तो 2 वर्ष का हो। और क्या स्थायी तौर पे हो जाता है क्या? नहीं। अभी अपन देखते हैं कितने समय के लिए वो निरह रहेगा। 6 साल के लिए, जिस दिन बरी होता है। ये देखो कहाँ गया, ये 6 साल आएगा, अभी अपन देखते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ इसमें, यह निरर्ता सजा समाप्त होने के 6 वर्ष बाद तक बनी रहेगी। कब? जैसे मान लो आपको 3 साल की सजा मिली है, ठीक है, 2021 में आपको 3 साल की सजा मिली, तो ये 3 साल की सजा पूरी हो गई आपके 2024 में, इसमें 6 साल और जोड़ दो, 2030 तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते अगला। ये चीज है किसमें? जब आपको किसी अपराध के संदर्भ में ये सजा मिली हो। दल बदल की बात नहीं कर रहा हूं, दल बदल में सिस्टम अलग है, ठीक है ना। अपराध के लिए किसी भी न्यायालय ने, मुंसिफ कोर्ट, डीजे कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, अपने सुप्रीम कोर्ट ने आपको अगर 2 साल की सजा दे दी है, 2 साल या उससे ज्यादा की, तो आप सजा समाप्त होने के अगले 6 वर्ष, जिस साल सजा समाप्त होगी उससे अगले 6 वर्ष तक आप चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है ना। तो बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, राजनीति का अपराधीकरण रोकने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का 10 जुलाई 2013 का ऐतिहासिक फैसला, 10/7/2013, बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है ये। इम्प्लीमेंट हो गई है, चीज इम्प्लीमेंटेड है ये, समझ गए? ये चीज है। तो इससे पहले होता क्या था राजनीतिक अपराधीकरण में, आपको क्या होता था मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है ए, उसने कर दिया मर्डर, है ना, हत्या कर दी किसी की, और फिर इसने चुनाव लड़ा और जीत गया। तो होता क्या था, ये जो है ना, ये बिंदु तो पहले भी था आरपीए के अंदर, लेकिन इसमें यह था कि सेक्शन 8(4) था, उसमें यह था कि सजा तो दे दी किसी लोअर कोर्ट ने, लेकिन अगर 3 महीने के अंदर वो अपील कर देता है ना, हायर कोर्ट के अंदर अपील कर देता है, तो वो योग्य रहेगा, वो निरह नहीं होगा, वो योग्य रहेगा चुनाव लड़ने के और संसद सदस्य चुने जाने और संसद सदस्य बने रहने के, अगर अपील कर देता 3 महीने के अंदर उस लोअर कोर्ट के डिसीजन की। लेकिन अब कोर्ट ने क्या बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं भैया, अपील चाहे तुम करते रहना, किसी भी कोर्ट ने अगर आपको दोषी दे दिया है ना, 2 साल से ज्यादा की सजा सुना दी है, कॉन्विक्ट हो गया आप हो, ठीक है, अपील चाहे आप कर दो, लेकिन जिस दिन आपको आरोप लगाया, कॉन्विक्ट हुए हो आप, ठीक है ना, सजा सुना दी आपको, ठीक है, उस दिन से आप गए 6 साल के लिए, जितनी सजा सुनाई है उतनी काटने के बाद, है ना, सजा का पीरियड खत्म होने के 6 साल तक आप नहीं हो सकते लिए उसके लिए एलिजिबल चुने जाने के लिए। ये चीज है इंपॉर्टेंट। तो अब चाहे आप अपील करो चाहे मत करो, कोई मतलब नहीं है, अपील वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। कब से? 10/7/2013, 10 जुलाई। ओके, है ना। ऐसे बर्थडे का इनविटेशन आता है आपके पास कई बार मेरी तरफ से, 10 जुलाई को, ये वही डेट है, ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना आप, ठीक है, 10 जुलाई 2013। ओके, तो ये चीज है ना। अब मैं नीचे इसमें मैं डिटेल में भी अपन कुछ देखेंगे, जैसे ये वही था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, सरकार को तिलमिला गई, सब तिलमिला के क्या होगा, क्या होगा हमारे सभी विधायकों का या सांसदों का। तो फिर ऑर्डिनेंस ले आए, राष्ट्रपति बिल्कुल ऑर्डिनेंस पे साइन करने के लिए तैयार बैठे थे, बीच में राहुल गांधी आ गए, बोला क्या बकवास है ये,
है। व्हाट ए नॉनसेंस ऑर्डिनेंस दिस इज, इसे तो फाड़ के फेंक दिया जाना चाहिए। बड़ी प्रेस में बोला राहुल गांधी ने, सुनाऊंगा भी, दिखाऊंगा आपको, देखना, है ना। ऐसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 10 जुलाई 2013। ओके, अभी पढ़ेंगे इसमें डिटेल में। फिर आगे अपन देखते हैं बिंदु संख्या 3। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत भी आपको बंदी बनाया गया है ना, डिटेन किया, तो भी आप अयोग्य हो जाओगे। प्रतिबंधात्मक निषेध, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? दो तरह की गिरफ्तारियां होती है। एक तो आपने हत्या कर दी, फिर आप गिरफ्तार हुए। एक आप साजिश ही कर रहे थे, आप बैठे थे संसद का मैप देख रहे थे, यहाँ बम फोड़ेंगे, ऐसे फोड़ेंगे, साजिश के दौरान ही आपको पकड़ लिया, क्राइम तो किया ही नहीं, तो वो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रतिबंधात्मक निषेध। ठीक है ना, ये चीज है। अगर आप बंदी बना लिएगा, ये आपको प्रिवेंट कर लिया गया ना क्राइम करने से। तीसरा क्या है? वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं देता है। ठीक है। पांचवा, उससे सरकारी ठेका, काम या सेवाओं में कोई दिलचस्पी हो। ठीक है ना, यूं तो डबल प्रॉफिट इसको मिलेगा ना। वह निगम के लाभ के पद पर या निदेशक या प्रबंध निदेशक के पद पर जिसमें सरकार का 25% से ज्यादा हिस्सेदारी हो, तो आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है। उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त किया हो, है ना। जैसे यूं था, बीएसएफ का एक जवान निलंबित हुआ बीएसएफ से, और फिर उसने चुनाव लड़ा, तो उसको नहीं लड़ने दिया, क्योंकि वो सरकारी सेवाओं से बर्खास्त किया हुआ था ना। बीएसएफ का जवान था, और उसने यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया था, गंदा खाना देते हैं ऐसे ऐसे, पता चला वो तो बीमार है दिमागी रूप से, ऐसे। फिर उसने चुनाव भी लड़ा लेकिन जीत नहीं पाया। मतलब जीत क्या पाया, नॉमिनेशन स्वीकार नहीं हुआ, निरव हो गया ना वो तो, सरकारी सेवा से बर्खास्त हो, भ्रष्टाचार और नहीं, उसमें निष्ठाहीनता का आरोप लगा था बीएसएफ। काफी पॉपुलर हुआ था, इंडिया गेट का वीडियो था वो, इंडिया गेट पे घूम घूम के बनाया था वीडियो वर्दी में। बिंदु संख्या 8, उसे विभिन्न समूह में शत्रुता बढ़ाने या रिश्वतखोरी के लिए दंडित किया गया हो, मतलब समाज के अंदर द्वेषता जो फैलाता है वो। उसने इनमें छुआछूत, दहेज या सती जैसे सामाजिक अपराधों के प्रसार के लिए सम्मिलित पाया गया हो, मतलब समाज के अंदर छुआछूत, दहेज या सती का महिमा मंडन कर रहा हो, दहेज का महिमा मंडन कर रहा हो, ऐसे अनटचेबिलिटी अनुच्छेद 17 के तहत जो बैन है उसका महिमा मंडन कर रहा हो, तो ये सब अगर वो संलिप्त पाया गया तो वो अयोग्य माना जाएगा। ठीक है ना, चुने जाने के और बने रहने के। अब बात ये होती है कि भाई इनके तहत जो अयोग्यताएं जो आई ना, ये सब, ये विधि भी निरता भी अनुच्छेद 100 के अंदर ही बनी है ना, 107 का यूज करके बनाई है संसद ने। तो अब क्या है, ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है। अनुच्छेद 102 में वर्णित उपरोक्त निर्भरताओं, कौन सी निर्भरता जो अनुच्छेद 102 में वर्णित है और ये आरपी में जो वर्णित है, के आधार पर संबंधित सदस्य की सदस्यता, 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 एक मिनट, है ना, संबंधित सदस्य की सदस्यता पे डिसीजन कौन लेगा अंतिम, ये राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होता है। ठीक है। और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करता है? वो निर्वाचन आयोग की सलाह पर ऐसा काम करता है। ठीक है ना, तो ये अंतिम होता है, ये चैलेंज भी नहीं हो सकता कोर्ट में। अभी अपन देखेंगे आगे, दल बदल वाला चैलेंज हो सकता है, ये चैलेंज नहीं हो सकता। तो राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होता है। ठीक है। और वो किसकी सलाह पे ऐसा डिसीजन लेता है? राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग की सलाह पे। ये काफी इंपॉर्टेंट बिंदु है, अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है। ये लो, ये बिंदु संख्या 102, 103 है, सॉरी, एक ये अनुच्छेद 103 में लिखी हुई है ये चीज, कि राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होता है, अनुच्छेद 103। तो 103 के तहत वर्णित जो निरर्ता है ना, उनमें राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होता है। और राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पे काम करता है? निर्वाचन आयोग की राय पे। ठीक है ना, वो मंत्रिमंडल वाला तो 74 को तो गर्भित है ही, वो तो राष्ट्रपति हमेशा ही काम करेगा उसके तहत तो। लेकिन यहाँ जो निरर्ता का संबंध है ना, वो किस की राय होती है? निर्वाचन आयोग की, क्योंकि निर्वाचन आयोग स्पेशलाइज्ड बॉडी है। इन सब का कौन करेगा? कि भाई चुनाव, अभी अपन ने पढ़ा था ना कि आय का ब्यौरा नहीं दिया हो, तो आय का ब्यौरा तो चुनाव आयोग को तो देगा। चुनावी अपराध या भ्रष्ट आचरण का निर्धारण कौन करता है? चुनाव आयोग। निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया तो ये किसके पास दे जाते हैं ब्यौरे? निर्वाचन आयोग के पास ही तो जाते हैं। तो इसलिए निर्वाचन आयोग से राय लेता है राष्ट्रपति पहले। समझ गए ये चीज है। अब देखो यहाँ चीज इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 102 में जो वर्णित निरर्ताओं है ना, उन्हीं के संबंध में राष्ट्रपति का फैसला अंतिम है। और कहीं जैसे जो है, जैसे मान लो आप नीचे पर पढ़ रहे हैं दल बदल, तो दल बदल तो अपन ने कहीं पढ़ा ही नहीं 110 के अंदर, ये तो 10वीं अनुसूची के अंदर है। तो इसमें भी अंतिम फैसला क्या राष्ट्रपति का होता है क्या? नो, दल बदल में अंतिम फैसला पदाधिकारी, सदन के पदाधिकारी का होता है, मतलब स्पीकर या सभापति का। ऐसे अपन को समझना, इसलिए वर्ड इंपॉर्टेंट है। 102 में वर्णित उपरोक्त निर्भरताओं के आधार पर संबंधित सदस्य की सदस्य का फैसला कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आप इसको हर जगह मत चिपका देना कि हर जगह सर ने बताया था डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला राष्ट्रपति करता है, हर जगह नहीं करता। ध्यान तो रखो यार कम से कम सर के पीछे पड़ जाते हो हमेशा।
ये तो याद रखो, कहाँ बताया था मैंने, ऐसे है ना, ये चीज है। अब अपन पढ़ते हैं दल बदल के तहत निरर्ता जो है वो अनुसूची 10 के तहत है, लेकिन उसमें फैसला किसका अंतिम होता है ये बता रहा हूँ आपको। संविधान के अनुसार यदि संसद सदस्य को 10वीं अनुसूची को बंदों के तहत दल बदल का दोषी पाया जाता है तो उसे संसद के सदस्य अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है, फिर 10वीं अनुसूची के तहत निरर्ता के सवालों का निपटारा कौन करता है? राज्यसभा का, या तो राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा का अगर वो सदस्य है तो सभापति करेगा, मतलब वो ऐसा, मतलब जिसकी चीची हो रही है ना, अगर वो सांसद राज्यसभा सदस्य है तो सभापति का फैसला अंतिम, और लोकसभा सांसद है तो अध्यक्ष का फैसला अंतिम। ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति तो कहां तक सीमित है? ओनली अनुच्छेद 102 में वर्णित निरर्ताओं के संदर्भ में, या आरपीए में जो वर्णित निरर्ता है उनके संबंध में। फिर 1992 में उच्चतम न्यायालय में ये कीलो होता होलो लोहानवाद, ये की होता है, की होता हो, हाँ सही है, की होता होलोनुवाद, ठीक है ना, की होता होलोलोहन, की होता होलोलोहन, की होता होलोलोहन वाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में बोला कि ये सभापति अध्यक्ष का निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है ना, राष्ट्रपति की नहीं हो सकती जुडिशियल रिव्यू, लेकिन सभापति या अध्यक्ष के डिसीजन की हो सकती है दल बदल के तहत, जो उसकी निर्भरता सभापति अध्यक्ष ने अंतिम जो करी है। ये किस वाद में कहा? कि होता होलोहन वाद के अंदर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ठीक है, अब देखो सवाल यहां भी एक बनता है कि जैसे मान लो, मैंने आपको बताया था चीज पहले, दल बदल के तहत अयोग्य घोषित करार दे दिया है ना, अयोग्य दे दिया, उसको दोषी पाया और अयोग्य ठहरा दिया, ये तो हो गया। लेकिन अब सवाल वही आता है, लाख टके का सवाल, कि कब तक वो अयोग्य माना जाएगा। जैसे अभी अपन ने पढ़ा ना, आरपीए के तहत अगर कॉन्विक्ट हो गया वो 2 साल से ज्यादा की सजा, तो कब तक? सजा समाप्त होने के 6 साल तक, है ना, कब तक? जब तक सजा समाप्त होने के 6 साल पूरे नहीं हो जाते। ऐसे ही दल बदल में अयोग्य तो स्पीकर या सभापति ने अपन को ठहरा दिया, लेकिन कब तक? ये है इंपॉर्टेंट जात समझने वाली क्वेश्चन, कब तक? तो यहाँ 6 महीने 6 साल मत चिपका देना, गड़बड़ हो जाएगी। हर जगह एक नहीं है सिस्टम, अलग अलग है, तभी तो क्वेश्चन बन जाते हैं और तभी स्टूडेंट घूम जाता है। ये आ जाओ नीचे, पहले मैं आपको बताता हूँ कब तक है, जब तक है, ये आ जाओ। यह योग्यता तब तक बनी रहेगी जब तक कि इन दोनों में से जो भी पहले घटित हो जाए वो क्या हो जाए, या तो उसकी सदस्य पदावधि समाप्त, मतलब यूं समझो, जो लिखा वो समझो, कब तक? इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए, संसद सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त नहीं होती, है ना, या संसद सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचित नहीं होता। अब समझो, देखो क्या चीज है ये, जब तक पदावधि उसकी समाप्त नहीं होती तब तक वो वापस से नहीं चुना जाएगा। मतलब ये योग्यता कब तक बनी रहेगी? जब तक उसका टेन्योर समाप्त नहीं होता है ना, तब तक, या जब तक वो पुनर्निर्वाचित नहीं हो जाता तब तक। अब देखो क्या है, पदावधि समाप्त नहीं होती जब तक, ये क्या मतलब है इसका? मतलब, इसका मतलब ये है, पदावधि समाप्त नहीं होती, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो 2019 में आपको बनाया गया था हमने राज्यसभा सदस्य, 2019 में, फिर 6 साल के लिए थे तो 2025 तक थे आप, लेकिन बीच में आपको अयोग्य घोषित करार दे देगा 10वीं अनुसूची के तहत, तो आपकी पदावधि समाप्त हो रही 2025 में, तो 2025 से पहले आप वापस से नहीं बन सकते, है ना, संसद सदस्य। तो जब तक पदावधि समाप्त नहीं होती, तो ये ऐसे हो गई। और ये है दूसरा वाला जो है ना बिंदु, ये है लोकसभा के संदर्भ में, जब तक आप पुनर्निर्वाचित नहीं हो जाते, लोकसभा सांसद थे, ठीक है, अब आपको 2000, जैसे 2019 में आप लोकसभा सांसद चुने गए, अगले साल दल बदल का अयोग्य आपको घोषित दिया जाए, 2020 के अंदर सीट खाली हो गई, बाई इलेक्शन होंगे, 6 महीने से ज्यादा की अगर ड्यूरेशन होता है ना अगले चुनाव में, है ना, तो बाई इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, फिर वापस से इलेक्शन हुए, और फिर अगर उसमें आप जीत के आ गए तो आपकी वो जो निरर्ता वो समाप्त हो जाएगी। तो जो भी पहले घटित हो, या तो आपकी पदावधि समाप्त हो जाओ या पुनर्निर्वाचित होकर आ जाओ, ये चीज है समझने वाली, ठीक है ना। तो दल बदल, अब वो सवाल मैं वापस पूछता हूं आपसे, अब मेरे को जवाब दो। दल बदल के तहत कोई अयोग्य हो गया तो कब तक वो अयोग्य बना रहेगा? क्या अगले 6 साल तक? नो, या तो जब तक उसकी पदावधि समाप्त नहीं हो, या जब तक वो पुनर्निर्वाचित होकर नहीं आ जाता है, इन दोनों में से जो भी पहले हो, ये चीज समझ गए, ये चीजें अपनों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये है, ये दोनों राज्यसभा और लोकसभा के संदर्भ में है, तो ऐसे अपन को ध्यान रखना है इसमें, ठीक।
ठीक, ये वाला बिंदु राज्यसभा के सांसद के संदर्भ में है, ये लोकसभा के सांसद, ठीक है ना। ये पदावधि समाप्त, पदावधि होती ही किसकी है, राज्यसभा सांसद की होती है 6 साल, और लोकसभा में तो क्या है, जब तक सदन बना रहेगा, बहुमत है, तब तक उसके पास मेंबरशिप है। समझ गए, ये चीज है। तो एक ये थोड़ा सा और बता दूं मैं, ये ऊपर जो छूट गया, ये क्या बिंदु है, अनुच्छेद 75(1) है। तो 75(1) में 15% था, मंत्री परिषद संबंधित, 1 में क्या था, 91वां संविधान संशोधन 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, एनडीए प्रथम जो बना था, एनडीए सेकंड, ये मोदी वाला 2014 और 19। संसद में किसी भी सदन का सदस्य जो किसी राजनीतिक दल से संबंध होता है, 10वें अनुसूची के पैरा 2 के तहत दल बदल का दोषी के अंतर्गत सदन का सदस्य बनने के अयोग्य घोषित कर दिया, तो वह संविधान के अनुच्छेद 74(1) के तहत मंत्री के पद पर रहने की नियुक्ति भी अयोग्य माना जाएगा। ये अनुच्छेद 1 है, बोलता है, लेकिन वो अयोग्य कब तक रहेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। कब तक रहेगा, जब तक कि वह उसकी पदावधि समाप्त नहीं हो गई, या जब तक वो पुनर्निर्वाचित होके नहीं आ जाता है। ठीक है, राज्यसभा के संदर्भ में जब तक पदावधि समाप्त नहीं हो, और लोकसभा के संदर्भ में जब तक वो पुनर्निर्वाचित होके नहीं आए, ये चीज समझ गए। तो ये अयोग्यता अपन ने देख ली। अब ये जो आईएएस प्री वाला क्वेश्चन था ना, अब इसमें अपन वापस आए, आ जाओ। बाहर क्या है क्वेश्चन, देखो, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, किसी भी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जब भी वो उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। तो विधानमंडल के संदर्भ में नहीं पढ़ा, लेकिन संसद के संदर्भ में अपन ने पढ़ लिया। ये अनुच्छेद 75(5) है, ये मतलब केंद्रीय मंत्री के रूप में। मैंने बताया था, आपसे पूछा भी था पिछली फाइल में, कि मोदी ने 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री की शपथ ले ली, जबकि लोकसभा सदस्य की शपथ तो उन्होंने 17 जून 2019 को ली थी, करीबन 15 दिन बाद। कैसे ले ली, इसके तहत ले ली, अगले 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बन जाए। तो चूंकि लोकसभा चुनाव जीता हुआ था, तो तय था उनका, लोकसभा चुनाव भी नहीं जीता तो राज्यसभा सदस्य बन जाते हैं कई। मनमोहन सिंह तो पहले वित्त मंत्री बने थे अपने पी नरसिम्हा राव के समय, बाद में उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया था, ऐसे। अब ये बिंदु संख्या 2, तो ये वाला बिंदु तो सही है। दूसरा बिंदु देखते हैं, क्या ये सही है क्या, अभी देखते हैं अपन। दूसरा बिंदु देखते हैं, इसके बारे में क्या है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है तथा जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास दंड दिया गया, 5 वर्ष थोड़ी है, पता नहीं है तुमको, 5 वर्ष नहीं है, कितना है, 2 वर्ष है, ये दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर है। क्या बात करते हैं, स्थायी तौर पर नहीं, अगले 6 वर्ष तक सजा समाप्त होने के। तो आप इसको कर दो कि स्थायी तौर पर, क्या है, आता ही नहीं एग्जामिनर को, भले वह कारावास से मुक्त हो गया, ऐसा नहीं है, स्थायी तौर पर नहीं, कारावास से मुक्त होने के कितने साल बाद, 6 साल बाद, पता ही नहीं है इसको। फिर आप बिंदु संख्या 1 पे टिक लगाते हो, और कैसे लगाते हो, ऐसे ऐसे नहीं लगाओगे कि केवल बिंदु संख्या 1 सही है, नो। आप कैसे लगाते हो पता है, टिक जब ज्यादा अपन अच्छी तरह पढ़ते हैं पूरा, ऐसे डबल, और इस 2 को कैसे काटते हो, ऐसे, और फिर ऑप्शन नंबर 1 पे टिक लगाना है तो कैसे लगाते हो, यूं, ऐसे कॉन्फिडेंस है, ये ऐसे नहीं लगाते, यूं मरा मरा से, यूं नहीं लगाओगे, ऐसे नहीं लगाते मारा टिक, ऐसे लगाना खट्टा कॉन्फिडेंस, ये होता है डबल टिक। ऐसे डबल टिक अगर आपने 10 भी लगा रखे हैं ना, तो प्री का रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं है, बल्ले बल्ले ऐसा, ठीक है ना। ये सेम इंग्लिश ट्रांसलेशन था, एक बार देख लेना। ओके, ये अपन ने क्वेश्चन देख लिया। ये वही कन्वेक्शन वाला है, इसके अंदर जैसे आप देखोगे ना सारा, वो जो मैंने बताया था ना 10/7/2013 वाले की ही वर्णन है उसमें पूरा, 10 जुलाई 2013, कोई खास नहीं है। ओके, फिर नीचे देखते हैं आगे और क्या चीज़ है। हाँ, ये वाला, ये एडिटोरियल इसमें चिपका हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। ये देखो 10 जुलाई 2013, सारी चीज़ें आपके लिए रेडी रखता हूँ, क्यों टेंशन करते हो। इमीडिएटली डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम होल्डिंग मेंबरशिप विदाउट बीइंग 3 मंथ्स टाइम फॉर अपील। अपील का भैया तुम्हारे पास कोई समय नहीं है, पहले मिलता था 8(4) के तहत आरपीए के, अब नहीं मिलेगा कुछ भी। ये देखो, ये सेक्शन 8(4), ये थी फसाद की जड़। अपील कर दी ना, अगर आरोप लगाया आपके ऊपर, सजा सुन गई, 3 महीने के अंदर अपील कर दी, तो पहले अपन छूट जाते थे। ये देख लो, ये 3 मंथ पीरियड फॉर अपीलिंग अब नहीं है, रूलिंग विल बी प्रोस्पेक्टिव। मतलब ये जो 10/7/13 वाला जो दिया ना फैसला, ये प्रोस्पेक्टिव होगा, मतलब रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है। प्रोस्पेक्टिव मतलब आज के बाद से, 10 जुलाई के बाद से लागू होगा। अभी अपन देखेंगे जितने भी हुए ना निष्कासित, वो 10 जुलाई 2000 के बाद ही है निष्कासित इस फैसले के तहत, ऐसा था। ठीक है, ये चीजें सारी, ये सारा फिर बता रखा है, देखो कि जैसे कैसे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ करता था, दोषी हो गए लेकिन संसद सदस्य बने हुए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक चीज और बोली कि कोई व्यक्ति, ए पर्सन इन जेल और इन पुलिस कस्टडी
जेल में तो वो है, पुलिस कस्टडी में प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत पुलिस कस्टडी में, इज नॉट एंटाइटल्ड टू वोट एंड देयरफॉर इज नॉट एन इलेक्टर। है ना, देखो क्या लोकसभा चुनाव अगर आपको लड़ना हो ना, तो उसमें एक कंडीशन ये थी भारत के नागरिक के रूप में कि आप इलेक्टर के रूप में कहीं ना कहीं आप नाम जुड़ा हुआ हो, है ना, वोटर लिस्ट में नाम हो। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या बोल दिया, भैया आप वोट भी नहीं दे सकते, चाहे आपका वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन आप वोट नहीं दे सकते। इज नॉट एन इलेक्टर, मतदाता वो नहीं हो सकता, वोट नहीं दे सकते। मतदाता, इलेक्टर मतलब चुनने वाला है था, इलेक्टर पहले अपन बोले थे वोटर, वोटर इलेक्टर मतलब ये वो है, ट्रटर मतलब जो चुनता है, ऐसे है ना, ऐसे अपन को ध्यान रखना है इस चीज का डिटेल के अंदर। वोटर थस कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन, ये चीज आ गई अब, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, वोटर नहीं है तो इलेक्टर नहीं हो सकता, और इलेक्टर नहीं हो सकता तो चुनाव भी वो नहीं लड़ सकता। मैंने बताया था कि अगर मतदाता सूची में वोटिंग लिस्ट का आपका नाम है तो तीन चीज निकल के आती है, एक आप भारत के सिटीजन हो, एक आप वोटर हो, है ना, या आप इलेक्टर हो, और तीसरा आप कैंडिडेट के रूप में अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हो। बताई थी पिछले वीडियो में पूरा वोटिंग 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 लिस्ट मतदाता सूची में नाम होने के क्या निष्कर्ष होते हैं। ऐसे तो आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते। पहले ऐसा होता था, बाहुबली जो होते थे ना, हैं, बेहतर सिंह टाइप में, वो क्या होते थे, जेल में बैठे और जेल में बैठे बैठे ही वोट डाल देते थे, जेल में बैठे बैठे चुनाव जीत जाते थे। अब नहीं भैया, गया टाइम। ऐसा कब से हुआ बता तो दो मेरे को, 10/7/2013 से 2013। ओके, ये चीज है। अब आ जाओ पप्पू जी वाली बात बताऊं आपको, पप्पू जी, पप्पू जी कौन है आप जानते ही हो, राहुल गांधी। 2013 है ना, ये बात थी 10 जुलाई 2013 की। 2014 के अंदर चुनाव होने वाले थे, लोकसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी जीत के आने वाले थे, तो वैसी छीछी हो रही थी कांग्रेस की, और वो चारा घोटाला उस समय सामने आ गया था बिल्कुल जुलाई के अंदर, मतलब सजा सुना दी गई थी। और फिर नरेंद्र मोदी प्रचार कर ही रहे थे, सब चोर है, सब चोर है, 2014 में चुनाव होने वाला था। तो पप्पू जी ने, मतलब राहुल गांधी जी ने सोचा क्यों ना यार अपन अपनी इमेज बना लें यहाँ पे, इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलटने के लिए। जो कांग्रेस की सरकार थी ना, वो अध्यादेश ला चुकी थी, ऑर्डिनेंस 123 के तहत, प्रणब मुखर्जी साइन करने के लिए बिल्कुल तैयार भी थे, लेकिन बीच में पप्पू जी कूद पड़े, बोला नहीं 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 नहीं, कोई ऑर्डिनेंस नहीं, ये ऑर्डिनेंस बिल्कुल बकवास है ऐसा उन्होंने बोला। ये सारी चीज यहाँ लिखी हुई है, आप यहाँ देख सकते हो आराम से, ये वाला जो है ना, ये इसमें लिंक जो है इसके अंदर, ये वो लिंक है, ये आप इसको मैं आपको थोड़ा सा एक बार सुना देता हूँ। इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो आपके लायक हैं, ठीक है ना। एक बार से थोड़ा ये कट रहा है, आपकी स्क्रीन कटेगी, थोड़ा रुको एक बार। हाँ, ये स्क्रॉल बार आ गई, अब नहीं कटेगी, है ना, ये चीज़ है। आओ अपन देखते हैं इसमें क्या, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कॉन्विक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया, ठीक है। तो एक सेकंड ऊपर कर दो, है ना, ये तो इसमें चीजें तो वही है, देखो 10 जुलाई 2013 का ये था डिसीजन, ये सारा कन्विक्टेड है, 2 इयर्स इम्प्रिजमेंट, ठीक है, सारी चीजें इसके अंदर हैं। अब ये देखो सेक्शन 8(4) जो था, ये इनको अलाउ कर देता था 3 मंथ्स अपील, है ना, ये कन्विक्शन के, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, ये भी बेंच ए के पटनायक की बेंच ने कर दिया था। तो ये तो सारी लीला आई गई। अब मैं आपको पप्पू वाली बात बताता हूँ नीचे, रेजिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, है ना, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रतिरोध आया, ऑर्डिनेंस लिए आए थे, ठीक है ना। फिर राहुल गांधी ने क्या बोला, हाउएवर राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड हिज ओपिनियन टू द ऑर्डिनेंस क्लियर इन ए प्रेस मीटिंग, इट इज ए कंप्लीट नॉनसेंस, इट शुड बी टॉर्न अप एंड थ्रोन अवे। ये पप्पू जी के शब्द हैं, ये देख लेना एक बार, देखो यूट्यूब पे डाल के इसको, ऐसे कहा गया, ये रहा, इट इज ए कंप्लीट, कॉन्ट्रास्ट नहीं आया, इट इज ए कंप्लीट, अरे कॉन्ट्रास्ट नहीं आया, ये इट इज ए कंप्लीट नॉनसेंस, इट शुड बी टॉर्न अप एंड थ्रोन अवे, इसे फाड़ देना चाहिए और दूर फेंक देना चाहिए, ऐसे। ये राहुल गांधी के शब्द हैं, ये राहुल गांधी इस ऑर्डिनेंस के ऊपर, है ना। तो देखना, आप देखो पढ़ो, ये मनमोहन सिंह। तो फिर लोगों ने क्या बोला कि लोगों ने बोला कि ये तो सरकार के प्रति अविश्वास दिखाता है, खुद ही पार्टी के लोग ऐसे बोले तो मनमोहन सिंह का इस्तीफा मांग लिया गया, ऐसे। और फिर देखो इसके कारण द बिल वर विड्रॉन ऑन 2 अक्टूबर, कहाँ तो ऑर्डिनेंस तैयार था, प्रणब मुखर्जी बिल्कुल तैयार बैठे थे साइन करने के लिए, क्योंकि भाई वो तो यस मैन, ऐसे। लेकिन 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन ही वापस ले लिया गया ये बिल भी, और फिर ऑर्डिनेंस अगली बार एक्सटेंड ही नहीं हुआ वो, ऐसे, है ना। अब देखो क्या है, ये फिर क्या हुआ, जब ये लागू हो गया ना 10/7/13 से लागू, तो 1 अक्टूबर 2013, भाई 10 जुलाई 2013 से लागू माना गया ना डिसीजन, तो वो प्रोस्पेक्टिव था, मतलब आगे से लागू होगा, रिट्रोस्पेक्टिव होता है पीछे से, तो ये आगे से लागू था, प्रोस्पेक्टिव लागू होगा, मैंने बताया था।
तो 1 अक्टूबर से पहला शिकार हुआ इसका रशीद मसूद, कांग्रेस के ये एमपी हैं, थे, मतलब कोरोना से डेथ हो गई काफी दर्दनाक। तो रशीद महमूद ये एमपी यूपी से थे, तो ये सबसे पहले विक्टिम थे, बिकेम द फर्स्ट एमपी टू लूज हिज मेंबरशिप ऑन द पार्लियामेंट अंडर द न्यू गाइडलाइंस वेयर ही वाज सेंटेंस्ड टू 4 ईयर इम्प्रिजमेंट फॉर चीटिंग, फ्रॉडरी एंड करप्शन। ये तो अपन ने पढ़ा था, चीटिंग, फ्रॉडरी, धोखाधड़ी का आरोप लगा हो जिसके ऊपर आरपीए के सेक्शन अपन ने आरपीए में अभी ऊपर देखा जो है ना। एक इसमें देखो ये आरपीए का जो मैंने आपको सेक्शन बताया ना, मैंने इसकी यार फोटो लगाई नहीं क्या कहीं? एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो ये आरपीए का ये सेक्शन है, मैं एक सेकंड, ये आरपीए खुला हुआ है यहाँ, ये है देखो, ये है आरपीए के सेक्शन वो सारा। जूम करूँ, इसकी एक फोटो ले लेना ना, स्क्रीनशॉट में नोट्स में लगा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ये है देखो, ये डिस्क्वालिफिकेशन ये हैं सारे, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, ये सारी हैं देखो, सर्टेन ऑफेंसेस, करप्ट, ये करप्ट, ये चार्ज लगा रशीद महमूद करप्शन का, करप्शन एंड डिसलॉयल्टी, वो भी ये सब वाला था ये। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, गवर्नमेंट कंपनी में आपकी हिस्सेदारी हो, जिसमें मतलब गवर्नमेंट की 25% हिस्सेदारी हो, उसके अंदर आप मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे हो, इलेक्शन एक्सपेंसेस नहीं दे पाते, ये इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है ना। तो ये चीज़ है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ये था जो है ये मैं भी लगा दूंगा अभी नोट्स में ना, ये लगा ही देता हूँ, चलो है। इसको देखो मैंने यही ये जनप्रति रजनी वाला जो चालू हो रहा है ना, यहाँ पे यहीं पे मैंने ऊपर ये इसको लगा दिया आपको। तो इसमें यही आप इसको पहले इंग्लिश में जैसे देख लेना, ये ऐसे ये मैंने इंग्लिश में बीच में लगा दिया है, और फिर ये हिंदी में जो बिंदु थे अपने ये एज इट इज है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया एसपी वाला, ये फिर न्यूज़ हो गई अपने पप्पू वाली, ये सारा यहाँ तक अपने देख लिया। अब थोड़ा सा एक अपन एफएक्यू देखते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो चल रहे थे पहले, उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्या है देखो, ये तो अपन ने विकीपीडिया, हाँ विकीपीडिया वाला मैं एक बार वो आपको बता रहा था, एक सेकंड इस लिंक को अपन में खुला हुआ था, उसमें 2-3 चीज़ें और बता रहा था मैं। तो सेक्शन तो ये आए गए अपने 7 से लेके 11 तक की, इसमें निरर्थाएं हैं बता रखी हैं, तो चैप्टर 3 में आरपीए के 7 से लेके 11 तक है ना। मैं आपको एक मिनट, वो खुला हुआ था ना ये वाला बता रहा था है ना। रशीद महमूद जैसे बता रहा था डिस्क्वालीफाइड, ये रशीद महमूद यहाँ थे अपन, इस रिपोर्ट आ रही है, रशीद महमूद नहीं है रिपोर्ट, नहीं एमपी थे ये, कांग्रेस एमपी थे यूपी से, उत्तर प्रदेश आ रहा है ना यूपी, सॉरी कोलकाता, अच्छा है ना। तो ये तरह से प्रोस्पेक्टिव लागू हुआ। फिर देखो इसमें कौन कौन आया लपेटे में, देखो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था चीज, ये चीज अच्छी चीज है, आप थोड़ा एक बार इसको देखो, ये लो है ना, एक स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट ले लेना इसका। ये देखो कौन कौन, देखो जय, मतलब ये देखो, ये नीचे से पढ़ना अपन चालू करते हैं। 2013 में ये पप्पू कालानी, ये कॉन्विक्टेड थे उल्लासनगर, ठीक है। फिर 2000 देखो सितंबर 2013, 13 फिर नवंबर 2013, फिर 14 आ गया, मार्च अप्रैल 14, फिर 15, फिर फरवरी 17 में देखो जैसे ललिता ये आईडीएम के है ना, ऐसे ऐसे इसमें ध्यान देना। ये देखो ये आशा रानी है ना, ये आता है, ये कई बार न्यूज में बहुत रहता है ये, मतलब अबेटिंग सुसाइड ऑफ मेड, मतलब इन्होंने जिंदा जला दिया था अपनी जो नौकरानी थी एक तरह से, परिचारिका, उसको आशा रानी एमपी से, ये थी बेजावर एमपी, नॉर्दर्न एमपी में, ऐसे, ठीक है। ये कमल किशोर भगत ये रहते हैं न्यूज में काफी। तो ये देखो ये डिस्क्वालीफाइड हो गए, इनको 2 साल से ज्यादा की सजा मिली थी, तो अभी डिस्क्वालीफाइड हो गए। कब तक बताओ मुझे, कब तक रहेंगे डिस्क्वालीफाइड? सजा खत्म होने के अगले 6 साल तक। तो अब जैसे 2000 जैसे लेटेस्ट, जैसे 2003 वाला, 2013 वाला देखो, 2013 में तो नो डाउट जैसे अपन ने माना कि 2 साल से तो ज्यादा ही मिली होगी सजा, जैसे 2 साल ही माना अपन ने, तो 2015 हो गया, फिर 6 साल इसके पूरे कब होंगे? 2021 में, ऐसे, ठीक है। तो फिर ये एमएलए थे, फिर बाद में क्या इनको जैसे इन दोषी हो जाते हैं, फिर कोई टिकट भी ज्यादा नहीं मिलता है इनको, ठीक है, ऐसे थे ये ज्यादातर, ये इसमें एमएलए हैं, ये राज्यसभा एमपी भी है, देखो ये राज्यसभा एमपी फ्रॉम तमिलनाडु, ये ऐसे ही, ठीक है। अब जैसे राज्यसभा एमपी है तो कन्विक्टेड फॉर 2 ईयर्स, देखो ये 3 ईयर्स, ये कन्विक्टेड फॉर अटेम्प्ट इन मर्डर, फिर 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, देखो सब में 2 साल से ज्यादा किया ना, इसमें 2 साल, 2 साल या 2 साल से ज्यादा, ये चीज समझने वाली है। कन्विक्टेड फॉर 2 ईयर्स इन क्रिमिशन एंड सीडी है, क्रिमिशन शेड केस, मतलब ये क्रिमिशन शेड जो है ना, मतलब शमशान के वो जो होता है अपना, जिसको अपन शमशान बोलते हैं, उसके अंदर जैसे क्रिमिशन के अंदर वो टैन लगानी थी, उसमें जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा उसके ऊपर, है ना। तो 2 साल या 2 साल से अधिक का अगर उसको मिला है पनिशमेंट, तब उनको ये मिलेगा। तो अपन ने देखा ये एग्जाम्पल वेल नोन, ऐसे अपन को ध्यान रखना है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ ना, 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा, है ना, इसमें ध्यान देना है। केवल 2 वर्ष, केवल 2 वर्ष से अधिक, या 2 वर्ष या उससे अधिक,
तो इसमें दोनों है 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा, ध्यान रखना अपने को, ठीक है ना। ऐसे तो ये हो गया, ये अपन ने देख लिया, ये देख लिया विकी वाला, फिर देख लिया अपन पूरा विकी में और कुछ है इसमें, बस ये हो गया ना। तो ये मैंने लिंक दे रखा है आपको, आप भी आराम से देख सकते हैं, जैसे कि समझ आ जाती है। तो अब अपन देख रहे थे, चलो आ जाओ, अब अपन देख रहे थे ये कुछ FAQ है ना, इनसे भी आपकी समझ बनेगी काफी अच्छी। आओ, सबसे पहला FAQ क्या है, ये FAQ शुरू शुरू में अपन ने देखे 224, 25, अब 26 देखते हैं। 224, 25 अपन ने अनुच्छेद 84 के संदर्भ में देखे थे, ठीक है। FAQ, इफ somebody is convicted for some offenses and he is sentenced to imprisonment, है ना, दोष सिद्धि हो गई और उसको सजा मिल गई, sentenced for imprisonment of 3 years, क्या नहीं, he contest election, 3 साल की सजा मिल गई, देख लो। तो पहले आप खुद ही बताओ क्या होगा, क्या वो चुनाव लड़ सकता है? नो जी, घर बैठो जी। सेक्शन 8(3) ऑफ RPA, इफ ए पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंसेज एंड सेंटेंस्ड ऑन इम्प्रिजमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर्स, 2 साल या उससे ज्यादा, दिस विल बी डिस्क्वालिफिकेशन टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। नहीं भैया, सॉरी, घर बैठो। क्वेश्चन नंबर 88, नंबर 227, सपोजिंग ही इज ऑन बेल, है ना, बेल पे तो तभी आएगा जब पहले जेल हो, जेल के बाद तो बेल मिलती है। पेंडिंग डिस्पोजल ऑफ हिज अपील, कैन ही कंटेस्ट द इलेक्शन। फिर क्या, इफ ए पर्सन इज ऑन बेल आफ्टर द कन्विक्शन एंड हिज अपील इज पेंडिंग फॉर डिस्पोजल, ही इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन, है ना। यहाँ देखो बेल पे आया ना, तो इसका मतलब ये सीधा सा है कि उसको 2 साल से ज्यादा की सजा मिली है, घर भी रहे ये चीज। हाँ, अगर 2 साल से कम क्लियर होता ना, या 2 साल से कम की सजा मिली और फिर बेल पे आया, तो क्या उसको मिल सकती थी। लेकिन देखो इसमें भी क्या है कि पेंडिंग डिस्पोजल ऑफ हिज अपील, ठीक है ना, तो जब तक उसकी अपील नहीं होती तब तक वो एक तरह से निर्दयी माना जाएगा। हाँ, अगर जैसे देखो बिल्कुल क्लियर इसमें है ना कि 2 साल से कम की सजा है, तो वो नहीं है। 2 साल से कम की सजा और बेल पे है, तो क्या चुनाव लड़ सकता है क्या, बात इतनी सी है। तो उसके अंदर ये है कि अभी अयोग्यता का निर्धारण नहीं हुआ है, समझ रहे हो ना। तो ये है भाई, बेल का तो मतलब ये कि जेल हो गई, तो जेल में है, तो जेल में तो वो नियम भी तो लागू होता है कि जो जेल में है, बेल पे जो होता है ना वो जेल में ही माना जाता है, सजा तो पूरी नहीं हुई ना। तो वोट नहीं दे सकता अगर वो जेल के अंदर है, बेल पे चाहे छूटा हुआ वो नहीं दे सकता, चाहे 2 साल से कम की सजा हो, लेकिन जेल हो गई तो वो नियम लागू हो गया उसके ऊपर, ऐसे, ठीक है। फिर 228 क्या कहता है, कैन ए पर्सन कन्फाइंड इन जेल वोट इन इलेक्शन, ये वही है, थोड़ा ऊपर करूं 1 मिनट, ये कैन ए पर्सन कन्फाइंड इन जेल वोट इन इलेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62(5), ये मतलब ये राइट टू वोट जो है ना, ये यही है अनुच्छेद सॉरी सेक्शन 62 में, रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट के सेक्शन 62(5) ऑफ RPA 19, नो पर्सन शैल वोट इन एनी इलेक्शन इफ इज कन्फाइंड इन ए प्रिजन, जेल में रहते हुए वोट नहीं दे सकता, वेदर अंडर ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, और ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं ना, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, अदरवाइज, और इज इन ए लॉफुल कस्टडी ऑफ पुलिस, यही है ना, इम्प्रिजमेंट में है, ठीक है, या लॉफुल कस्टडी जिसको अपन प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं उसके तहत है, ठीक है ना, ये वो चीज है। 1 मिनट, ठीक है, लॉफुल कस्टडी अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ठीक है, आपको नजरबंद कर दिया। और ट्रांसपोर्टेशन का भी जैसे यहाँ से मतलब है कि जैसे अपन ने अपील की हुई है और मतलब सजा मतलब कम होने की जैसे अपील की हुई है, कुछ है उस दौरान की बात है, ये सारी उसमें ट्रांसपोर्टेशन में आती है, मतलब दोष मुक्त जब तक आपको नहीं किया गया है, अबेटमेंट नहीं हुआ है, तब तक ये वो बात है, ठीक है ना। तो इम्प्रिजमेंट जब आप सजा भुगत रहे हैं, सजा कम करने की जैसे अपील वगैरह लगाई हुई है अबेटमेंट की, वो या पुलिस की नज़रबंदी में है, तो आप वोट नहीं डाल सकते हो, ये चीज़ है, समझ गए। तो ये अपना बेसिक इसके अंदर था। तो ऐसे ये पूरा आर्टिकल था जो अपन ने सारा इसके अंदर डिटेल के अंदर देखा। अब जैसे अपन ने बेसिक जहाँ से चालू करी थी, मैं आपको उसमें जैसे देखना चाहते हो, ये देखो, ये मतलब जो माइक्रो मैंने स्क्रीन बनाई थी, ये वो अपने माइक्रो थे। तो 1 मिनट पहले इसको फोटो बड़ी हुई है, 1 सेकेंड, हेलो, आ रही है ना आपका, हेलो, अपन ने जो माइक्रो बनाए थे इसके सारे, ये आ रही है, हाँ लो, है ना। तो देखो इसमें अपन ने जो माइक्रो शुरू में मैंने बनाए थे वहीं से अनुच्छेद 102 के तहत अपन जो डिस्क्वालिफिकेशन देख रहे थे, बिंदु संख्या 1, टोटल 5 है। बिंदु संख्या 1 में देखे तो ऑफिस ऑफ द प्रॉपर्टी अलग फाइल के अंदर है, देखा अपन ने। विकृत चित्त अपन ने देख लिया, अनसाउंड माइंड लॉ के अंदर कहीं भी डिफाइंड नहीं है, अनसाउंड माइंड लॉ के अंदर साउंड माइंड डिफाइंड है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, ठीक है, 2 में, 1872 में। फिर अनुमोचित दिवालिया, अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल बरोबर होता है
बैंकरप्ट के। इंसॉल्वेंट बरोबर नहीं होता बैंकरप्ट के, लेकिन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट के बरोबर होता है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट वो जिसने की जिसके ऊपर लगे आरोपों को कोर्ट ने अभी हटाया नहीं है। फिर जिसने नागरिकता त्याग दी और विधि के द्वारा आरपीए के तहत जो अपने देखते हैं सेक्शन 1 से 11 तक जो डिस्क्वालिफिकेशन है उन सभी के तहत वो मान्य नहीं होता, मतलब वो सदस्य चुने जाने और सदस्य बने रहने के योग्य नहीं होता। उनमें सबसे ज्यादा फेमस जो अपन ने देखा कि अगर 2 साल या 2 साल से ज्यादा की उसको सजा मिली है तो वो संसद सदस्य बने रहने या चुने रहने के योग्य, चुने जाने या बने रहने के सदस्य योग्य नहीं रहता। और दल बदल में क्या है, दल बदल के अंदर यह है कि जो भी इनमें से दो चीज पहले हो जाए, या तो उसका टेन्योर समाप्त हो जाए या वो री इलेक्ट होकर आ जाए सदन के लिए, तो उसकी दल बदल संबंधी निरर्थता समाप्त हो जाती। ओके, तो ये इसके अंदर चीज थी। अब देख लो, ये तो 2 मिनट में ही हो गया था समझाने में। अब कैसे लग गई, ये ऑलमोस्ट 1 घंटे हो गई फाइल, कैसे लग गया टाइम मेरे से बेहतर आप जानते हो। देख लो कहाँ वो दिल तो पागल से शुरुआत करी थी, कहाँ पहुंच गए चलते चलते। ऐसे खेलते खेलते बड़े हो जाओगे, क्यों टेंशन करते हो। ओके।